नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों की ओर। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला उन्होंने रखी। करीब 594 किलोमीटर लंबा और 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे 36,200 करोड़ रुपए की भी ज्यादा लागत से बनाया गया है। और इस दौरान आपको बता दें कि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे से यूपी के विकास का रास्ता निकलेगा। पीएम मोदी ने आगे कहा कि मां गंगा सारे मंगलों की, सारी उन्नति प्रगति की स्रोत है। मां गंगा सारे सुख देती हैं और सारी पीड़ा हर लेती हैं। ऐसे ही गंगा एक्सप्रेसवे भी यूपी की प्रगति के नए द्वार खोलेगा। आज शाहजहांपुर में ऐतिहासिक अवसर है और आज यूपी के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे पर काम शुरू हो रहा है। करीब 600 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे पर लगभग 36,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और पीएम मोदी ने यह भी कहा कि यूपी को चलाने के लिए जिस दमखम की जरूरत है, जिस दमदार काम की जरूरत है, वो आज डबल इंजन की सरकार करके दिखा रही है। वो दिन दूर नहीं जब यूपी की पहचान नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर वाले सबसे आधुनिक राज्य के रूप में होगी। यूपी में आज जो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है, वो ये दिखाता है कि संसाधनों का सही उपयोग कैसे किया जाता है। पहले जनता के पैसे का क्या क्या इस्तेमाल हुआ है, ये आप लोगों ने भलीभांति देखा है। ये एक्सप्रेसवे मेरठ के बिजौली गांव के पास से शुरू होकर प्रयागराज के जूदापुर डाड़ू गांव तक जाएगा और ये एक्सप्रेसवे मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर के अलावा अमरोहा से होकर गुजरेगा। ये एक्सप्रेसवे संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली के रास्ते प्रतापगढ़ से होते हुए प्रयागराज तक पहुंचेगा। साथ ही आपको बताते चलें कि एक्सप्रेसवे पूरी तरह से बन जाए उसके बाद ये राज्य के पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों को जोड़ने वाला उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन जाएगा। साथ ही गंगा एक्सप्रेसवे पर शाहजहांपुर में करीब 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी का निर्माण भी किया जाएगा। यह हवाई पट्टी वायुसेना के विमानों को आपातकालीन उड़ान भरने और उतरने में सहायता देगी। इसके अलावा एक्सप्रेसवे के साथ ही एक औद्योगिक गलियारा बनाने का भी प्रस्ताव है। ये एक्सप्रेसवे करीब 76 से होकर गुजरेगा और इसके साथ ही ऐसे में भूमि अधिग्रहण का काम तेजी के साथ पूरा किया जा रहा है। प्रशासन का दावा है कि करीब 96% भूमि को अधिग्रहित कर लिया गया है। और अपनी पार्टी के नेताओं पर आयकर छापों पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जैसे जैसे बीजेपी को हार का डर सताएगा, दिल्ली से बड़े बड़े नेता आएंगे। अभी इनकम टैक्स का विभाग आया है, फिर ईडी आएगा और सीबीआई भी आएगी। इनकम टैक्स विभाग भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने आ गया है। बीजेपी के पास कोई नया रास्ता नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी सरकार से टकराएगा उस पर और मामले दर्ज होंगे। सपा नेता ने कहा कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में केंद्रीय एजेंसियों का मिसयूज किया गया था और जनता ने जवाब दिया। अखिलेश यादव ने छापे की खबर आने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि छापेमारी की कार्रवाई चुनाव को देखते हुए की जा रही है। उन्होंने पूछा कि इनकम टैक्स रिटर्न निकालने के समय क्यों नहीं देखा गया। सपा प्रमुख ने कहा कि पार्टी और नेता इससे डरने वाले नहीं हैं। आयकर विभाग की टीम ने शनिवार सुबह लखनऊ, मैनपुरी, मऊ और इन तीनों जगह पर अखिलेश यादव के करीबियों और सपा नेता के घर और दफ्तरों पर छापेमारी की। मैनपुरी के मनोज यादव, लखनऊ में अखिलेश के पूर्व ओएसडी जैनेंद्र यादव और मऊ में सपा प्रवक्ता राजीव राय के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि यह जनता का चुनाव है, सीबीआई और आयकर विभाग का चुनाव नहीं है। उन्होंने कहा कि समाजवाद लाए बिना ही रामराज्य नहीं आ सकता। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी अपने पुराने कार्यकर्ताओं को सम्मानित करेगी और रायबरेली में हर सीट पर जीत दर्ज करेगी। तो वहीं इन छापों पर सपा प्रवक्ता राजीव राय ने भी कहा कि ये आईटी विभाग है, मेरी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि या काला धन नहीं है। मैं लोगों की मदद करता हूं और सरकार को ये पसंद नहीं आता है और उसी का ये परिणाम है। आप कुछ भी करेंगे तो वीडियो बनाएंगे, एफआईआर कराएंगे, बेवजह केस लड़ेंगे और कोई फायदा नहीं है। चलो आप अपनी प्रक्रिया पूरी कर लो। आपसे पहले भी कहा और अगर हर बार मैंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी की हार और भारतीय जनता पार्टी को हार सताएगी, दिल्ली से बड़े बड़े नेता आएंगे। कोई नेता भारतीय जनता पार्टी का बड़ा बचेगा नहीं जो उत्तर प्रदेश में ना आए
और अभी तक इन्हीं का इंतजार था कि इनकम टैक्स कब आएगा डिपार्टमेंट। अभी तो इनकम टैक्स आया है, ईडी आएगा, सीबीआई आएगी, न जाने कौन कौन सी संस्थाएं आएंगी, अफवाहें फैलाई जाएंगी, साजिश की जाएंगे, षड्यंत्र की जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी साइकिल की रफ्तार कम नहीं होगी, रथ की रफ्तार कम नहीं होगी और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है। वो जान गए हैं कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी खत्म और इसीलिए उन्होंने इनकम टैक्स को भेजा है। और राजीव राय हमारी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो दिन रात समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए जहां जैसे काम कर सकते हैं कर रहे हैं। आज उनको भी छापा मार दिया। आखिरकार चुनाव से पहले ही क्यों, चुनाव से 1 महीना पहले क्यों नहीं? कोई भी मतलब आंदोलन शासन वाला कोई काम नहीं करना है, इन लोग को मौका चाहिए। ये वीडियो बनाएंगे, जाके एफआईआर करेंगे। मैं नहीं चाहूंगा मेरे साथ सिंपल इनकम टैक्स का है ये। हमारे पास कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, मेरे पास कोई 2 नंबर का पैसा नहीं है। लोगों की मदद करना भाजपा को खल गया, ये मदद करने का भैया नतीजा मिल रहा है। हाँ वही है, कुछ भी करोगे ना, कुछ भी करोगे तो ये लोग सुनो, रुको यार, रुको आप, कुछ भी करोगे ना तो ये लोग वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, जाने के बाद थाने से एफआईआर आएगा, फिर केस मुकदमा करोगे, अननेसेसरी उससे कोई फायदा है नहीं। ऐसा नहीं जो बाहर कर रहे हैं उसके करने से भीतर ये बंद कर देंगे, ये तो बंद नहीं होगा। तो प्रोसीजर कंप्लीट करने दो, कुछ ये लोग कहाँ से आए भैया, क्या कह रहे हैं? टैक्स वाले लोग हैं। कहाँ से आए? मौसी की बात से तो वहीं उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव है। चुनाव से पहले बीजेपी जनता को लुभाने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसलिए बीजेपी अगले साल जनवरी के दूसरे हफ्ते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेगा रैली करने की तैयारियों में जुट गई है। यह रैली राजधानी लखनऊ में होगी। साथ ही जानकारी ये मिली है कि बीजेपी लखनऊ में होने वाली पीएम मोदी की मेगा रैली के लिए 10 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का प्लान बना रही है। ये रैली उत्तर प्रदेश देश विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले होगी। साथ ही सूत्रों के मुताबिक 9, 10 या 11 जनवरी को पीएम मोदी लखनऊ में रैली कर सकते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि यह रैली पीएम मोदी की अब तक की सबसे बड़ी रैली होगी। यूपी बीजेपी की 19 दिसंबर से शुरू हो रही 6 क्षेत्रों में यात्राओं का समापन इसी दिन राजधानी लखनऊ में होगा। इस रैली को बीजेपी लखनऊ के डिफेंस एक्सपो मैदान में कराने के लिए तैयारी कर रही है। और केंद्र सरकार ने लड़कियों की शादी की न्यूनतम कानूनी उम्र को बढ़ाकर पुरुषों के बराबर करने का फैसला किया है। इसका मतलब है कि पहले लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 21 साल किया जा सकता है। तो वहीं केंद्र इस फैसले का, जहां कई लोग इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, वहीं एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि पितृसत्तात्मकता मोदी सरकार की नीति बन चुकी है। उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा कि महिलाओं के लिए शादी की न्यूनतम उम्र को 18 से बढ़ाकर 21 साल करने के प्रस्ताव को मोदी सरकार ने मंजूरी दे दी है। ऐसी पितृसकारात्मकता मोदी सरकार की नीति बन चुकी है। इससे बेहतर करने की उम्मीद भी हम सरकार से करना छोड़ चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि 18 साल के लोग कानूनी तौर पर अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, कारोबार चला सकते हैं, चुनाव में प्रधानमंत्री, सांसद और विधायक चुन सकते हैं, लेकिन शादी नहीं कर सकते। 18 साल की उम्र में भारत के नागरिक यौन संबंध बना सकते हैं, बिना शादी के साथ रह सकते हैं, लेकिन शादी नहीं कर सकते। 18 साल के किसी भी मर्द और औरत को शादी करने का हक होना चाहिए। कानूनी तौर पर 18 साल की उम्र के लोगों को बालिग समझा जाता है और उन्होंने अपनी निजी जिंदगी को अपनी मर्जी से जीने का उन्हें हक है। तो शादी के मामले में ऐसी रोक टोक क्यों? वहीं मऊ जनपद के थाना सराय लक्ष्मी में के अंतर्गत कंधेरी गांव में पति की मौत से दुखी होकर एक महिला ने अपने 3 बच्चों के साथ जहर पीकर खुदकुशी करने की कोशिश की। गांव वालों ने इस महिला समेत उसके तीनों बच्चों को गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया, जहां सभी की हालत इस वक्त काफी नाजुक बनी हुई है। हालांकि डॉक्टर सभी की जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 2 साल के बच्चे की हालत काफी खराब बताई जा रही है। तो वहीं पड़ोस के ही गांव की एक महिला ने बताया कि महिला के पति की दुर्घटना में मौत हो गई थी, जिसके बाद महिला काफी आर्थिक तंगी से गुजर रही थी और काफी डिप्रेशन में रहने लगी थी।
वहीं वो रोज कहती थी कि जब उसका पति ही मर गया तो उसके लिए जीने का कोई सहारा नहीं। वहीं वो कहती थी ये भी थी कि अपने बच्चों को जहर पिलाकर मैं खुद भी जान दे दूंगी। तो वहीं कुछ दिनों बाद ही उसने फसलों पर छिड़के जाने वाला कीटनाशक दवा पी ली और अपने साथ साथ बच्चों को भी पिलाई। साथ ही आपको बता दें कि पड़ोसियों ने हालांकि उनकी हालत को देखते हुए सभी की खराब हालत देखी तो तुरंत एम्बुलेंस को फोन किया और बच्चों समेत महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी लोगों को लुभाने का काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के विजय रथ यात्रा के दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक आम आदमी को सरेआम पीट डाला। भीड़ ने इस व्यक्ति को इस कदर पीटा कि वो जमीन पर गिर पड़ा और लोगों से ना पीटने की अपील करने लगा, लेकिन भीड़ व्यक्ति एक न सुनी और भीड़ ने उसे पीटना शुरू कर दिया और लगातार पीटते चले गए। बता दें कि ये व्यक्ति लहूलुहान हो गया और जमीन पर गिर पड़ा और साथ ही ये पूरा मामला बरगद चौराहे का बताया जा रहा है। रुक करते हैं अगली खबर का, जहां पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत के साथ उनके छोटे भाई चौधरी राकेश टिकैत किसानों की राजधानी मुजफ्फरनगर के सिसौली में आयोजित एक मासिक पंचायत में एक साल बाद एक साथ नजर आए। इस दौरान उन्होंने किसानों को एकजुट रहने की सलाह देते हुए राजनीतिक दलों से पूछा कि चुनावी घोषणा पत्र में किसानों के लिए क्या रखा जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा लड़कियों के बालिग होने की उम्र 18 से 21 साल किए गए प्रस्ताव का भी राकेश टिकैत ने समर्थन कर दिया है। तो वहीं उनके बड़े भाई और भारतीय किसान यूनियन के सुप्रीमो चौधरी नरेश टिकैत ने इसे सरकार का निर्णय गलत बताया है और साथ ही इस निर्णय को गलत बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने जो लड़कियों के बालिग होने की उम्र 18 से 21 साल की है, ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि हम सरकार के इस निर्णय का विरोध करेंगे क्योंकि ग्रामीण परिवेश में लड़कियों की जल्दी शादी कर दी जाती है। शादी के बाद लड़कियां चाहें तो आगे बढ़ सकती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हर माँ बाप चाहते हैं कि समय से लड़कियों की शादी हो जाए। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार के इस फैसले पर जल्दी ही सर्वखाप के चौधरी इकट्ठा होंगे और सरकार के इस निर्णय का विरोध करेंगे। जो हमारा सामाजिक रीति रिवाज है, सरकार उसमें कोई हस्तक्षेप न करे। और यूपी के स्वास्थ्य मंत्री के एक लिखित जवाब ने प्रदेश की राजनीति में घमासान मचा दिया। पूरा विपक्ष योगी सरकार पर हमलावर हो चुका है। दरअसल विधान परिषद में कोरोना वेव के दौरान ऑक्सीजन से होने वाली मौत के आंकड़ों पर पूछे जाने पर हेल्थ मिनिस्टर जय प्रताप सिंह ने लिखित में बताया था कि यूपी में ऑक्सीजन की कमी से किसी की भी जान नहीं गई है। उनके इस जवाब के बाद ही योगी सरकार के विरोधी कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौत पर झूठ बोला गया। कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने भी कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार अब तक बेरहम थी। ऑक्सीजन की कमी वाले बयान के बाद अब लगता है कि सरकार क्रूर और पापी भी हो गई है। दरअसल कांग्रेस के एमएलसी दीपक सिंह ने यूपी विधान परिषद में सरकार से ऑक्सीजन की कमी को लेकर सवाल पूछा था कि क्या चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से कोरोना की दूसरी लहर में मौत हुई है। दीपक सिंह के इस सवाल के जवाब में यूपी सरकार की तरफ से स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने लिखित जवाब दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से किसी की भी व्यक्ति की मृत्यु सूचित नहीं हुई। यूपी सरकार के इसी जवाब के बाद अब विरोधियों को योगी सरकार पर हमला करने का एक और मौका मिल गया है। दीपक सिंह ने कहा कि सरकार कहती है कि बिना ऑक्सीजन के कोई जान नहीं गई, लेकिन हम सब जानते हैं कि इससे बड़ा झूठ कोई हो नहीं सकता। लोग अस्पताल से शमशान तक लाइन लगाए रहे। और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में राजनीतिक दलों से लेकर नेता तमाम दावे और वादे जनता से कर रहे हैं। आगरा की जनता अपने जनप्रतिनिधियों से इस दौरान सवाल पूछ रही है कि उन वादों और दावों का क्या हुआ जो आपने पिछले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में जनता से किए थे। इसी क्रम में आगरा में रिवर कनेक्ट कैंपेन संस्था के वादा खिलाफी के खिलाफ एक अनोखा प्रदर्शन इन लोगों ने किया। साथ ही लोगों ने यमुना आरती स्थल पर झुंझुना दिवस मनाया। दरअसल इन लोगों का अनोखा विरोध आगरा के जनप्रतिनिधियों से है।
बता दें कि आगरा में सभी 9 विधायक और 3 सांसद बीजेपी से हैं, जो इस समय केंद्र और राज्य की सत्ता पर आसीन हैं। ऐसे में यमुना किनारे रिवर व्यू पॉइंट पर शहर के जागरूक लोगों ने झुंझुना बजाकर विधायकों और सांसदों को आईना दिखाने का काम किया। साथ ही आपको बता दें कि एयरपोर्ट, बैराज और हाई कोर्ट की खंडपीठ स्थापना के नाम पर झुंझुना के सिवाय कुछ नहीं मिला। लोगों ने झुंझुना बजाते हुए पूछा कि आगरा को क्या मिला। जवाब आया झुंझुना। रिवर कनेक्ट कैंपेन के संयोजक जुगल श्रोत्रिय कहते हैं कि आगरा में यमुना पर बैराज बनाने की मांग बहुत पुरानी है, जिससे न केवल टूरिज्म सेक्टर में बाहर आएगी, लेकिन यमुना नदी का रंग रूप भी और निखर जाएगा। लेकिन अभी तक बैराज नहीं बनाया गया। केंद्र सरकार द्वारा गठित जसवंत सिंह आयोग ने आगरा में हाईकोर्ट की खंडपीठ स्थापना करने की सिफारिश काफी साल पहले की है, लेकिन अभी तक आगरा के अधिवक्ता और जनता खंडपीठ के लिए संघर्ष ही कर रही है। सत्ता और सुलभ न्याय हमें नहीं मिल पा रहा। साथ ही आगरा में एयरपोर्ट बनवाने का भी वादा किया गया, लेकिन वो वादा ही बना हुआ है और धरातल पर कुछ नजर नहीं आता। उन्होंने ये भी कहा कि हम डबल इंजन की सरकार के जनप्रतिनिधियों के किए गए वादों को उन्हें याद दिलाने का कार्य झुंझुना बजाकर कर रहे हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश में बाहुबली और बड़े अपराधियों पर योगी सरकार की कार्रवाई जारी है। ऐसे में आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात वाहन चोर अबरार की करोड़ों की संपत्ति को पुलिस ने आज कुर्क कर लिया है। यही नहीं बल्कि कुर्की के खौफ से आरोपी ने खुद ही सरेंडर कर दिया। 3 दशकों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे बदनाम बाजार सोतीगंज में पुलिस ने ये सबसे बड़ी कार्रवाई की है। साथ ही आपको बता दें कि मेरठ के थाना सदर बाजार क्षेत्र के सोतीगंज में मेरठ पुलिस ने वाहन माफिया अबरार के कई प्रतिष्ठानों को सील कर दिया। साथ ही कुर्की के दौरान अबरार के प्रतिष्ठानों से करोड़ों रुपए के वाहन पार्ट्स भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। 3 दशकों में पुलिस की ओर से ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है और अब तक 35 से ज्यादा वाहन माफियाओं के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जा चुकी है। बताते चलें कि 50 करोड़ से ज्यादा संपत्ति को कुर्क कर लिया गया। साथ ही आपको बता दें कि अब तक मन्नू कबाड़ी, हाजी गल्ला, राहुल काला समेत कई बड़े वाहन चोरों पर गैंगस्टर और कुर्की तक की कार्रवाई की गई, जिसके बाद अब वाहन माफिया अबरार के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की गई, जिससे चलते अबरार ने कई प्रतिष्ठानों को उसके सील कर दिया गया और कुर्की के दौरान करोड़ों के वाहन पार्ट्स भी पुलिस ने बरामद किए। पुलिस अधिकारियों की माने तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि आसपास के राज्यों से चोरी के वाहन लाकर यहां पर ठिकाने लगाए जाते थे, लेकिन अब चोरी के वाहनों का यह अवैध बाजार पुलिस कार्रवाई की जद में है। और मतदाताओं को जागरूक करने के मकसद से संगम नगरी प्रयागराज में आज एक अनूठा आयोजन किया गया। इसके तहत किन्नरों यानी कि थर्ड जेंडर के लोगों के बीच केपी कॉलेज ग्राउंड पर क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। यह आयोजन किन्नर अखाड़े की तरफ से हुआ और इस मौके पर मैच के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए। दरअसल कार्यक्रम में मौजूद लोगों को जागरूक नागरिक बनकर आगामी विधानसभा चुनाव में वोट जरूर डालने की शपथ दिलाई गई थी। किन्नरों का क्रिकेट मैच देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग यहां आए और यहां पर यह फ्रेंडली मैच 5-5 ओवर्स का था, जिसमें हार जीत के बिना ही मैच को खत्म कर दिया गया। कार्यक्रम में अलग अलग विभागों के तमाम अधिकारी और कई दूसरे खास मेहमान भी मौजूद थे। किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण और महामंडलेश्वर टीना मां ने खिलाड़ियों से परिचय लेकर मैच की शुरुआत कराई। साथ ही किन्नरों के चौकों और छक्के लगाने पर भी लोगों ने जमकर तालियां बजाई। हालांकि किन्नरों ने सिर्फ प्रतीकात्मक तौर पर ही मैच खेला और क्रिकेट मैच का यह अनूठा आयोजन आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर किया गया था। मैच के बाद खास मेहमानों और किन्नर खिलाड़ियों ने हाथ उठवाकर लोगों को जागरूक और जिम्मेदार मतदाता बनाने का संकल्प दिलाया। लोगों को बताया गया कि लोकतंत्र में एक एक वोट का कितना महत्व होता है। साथ ही संगम नगरी प्रयागराज में जमीनी विवाद के चलते एक अधेड़ शख्स को बेरहमी से पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। तो वहीं हत्या का आरोप लगा माफिया घोषित किए गए पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद के करीबियों पर। बताया जा रहा है कि मृतक के परिवार वालों का यह आरोप है कि दबंगों के खिलाफ कई बार पुलिस समेत दूसरे विभागों में शिकायत की गई, लेकिन आरोपियों के रसूख की वजह से आज तक कहीं कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
पुलिस की लापरवाही की वजह से ही दबंग आरोपियों ने घर में घुसकर अधेड़ का बेरहमी से कत्ल कर दिया। तो वहीं इस वारदात के बाद परिवार और पड़ोस के लोगों ने मृतक के शव को सड़क पर रखकर देर तक हंगामा किया। सड़क जाम होने की वजह से काफी देर अफरा तफरी के हालात बने रहे और इसके बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे। प्रदर्शनकारियों को आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया गया, जिसके बाद ही जाम को खत्म कराया जा सका। पूरा ये मामला थूमनगंज थाना क्षेत्र के मुंडेरा इलाके का बताया जा रहा है। यहाँ रहने वाले तकरीबन 50 साल के राजेंद्र कुशवाहा का एक जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद चल रहा था।